हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। तो साथियों, ये जो हमारी क्लास होती है डेली 1:30 बजे, आप लोगों के लिए मूल विधि की स्पेशल क्लास होती है। अभी तक इसमें बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से हम लोग सीखते हुए चल रहे हैं। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसी चीज है धारा 1, 2, 3, 4, 5 में कि जो आपको समझ में ना आई हो। धारा 1, 2, 3, 4 और 5 में एक भी ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो तो मुझे आप फटाफट से बता दीजिए। धारा 1, 2, 3, 4, 5 में 1, 2, 3, 4 और 5 में। अरे दोनों अच्छे हैं, एक सीजीएल में एक यूपीएसआई में। हम कौन होते हैं पता लगाने वाले? अजीब बात करते हो बच्चा। बोथ आर बेस्ट। अगला क्वेश्चन। नकुल वो भी मिलेगी, छुट्टी भी मिलेगी। छुट्टी तुम्हें अभी जब ही मिलेगी जब तुम एसआई बन जाओगे, उससे पहले ना मिलेगी। धारा 4, धारा 4। अरे लिखूंगा मैं, लिखवाऊंगा। क्यों रो रहे हो? लिखवाऊंगा, लेकिन इसमें कुछ है इसलिए मैंने डिजिटल चुना। थोड़ी देर शांत रहना। क्या है धारा 4? देखो, धारा 3 में और धारा 4 में छोटा सा अंतर है। धारा 3 जो है, धारा 3 जो है वो यदि आप कोई ऐसा अपराध जो आईपीसी जिसे अपराध कहती है, आईपीसी जिसे अपराध मानती है, कोई भी ऐसा अपराध जिसे आईपीसी अपराध मानती है, वो आप भारत में ना करके, भारत में न करके आपने सोचा कि भाई भारत में तो ये अपराध है तो मैं इसे भारत में नहीं करूंगा, आप किसी दूसरी जगह जाके करते हो। भारत से अन्यंत्र जाके करते हो, भारत से परे जाकर करते हो, जाकर करते हो। मेरी बात समझ रहे हो? आईपीसी के तहत अपराध है परंतु आप उसे भारत में नहीं करते क्योंकि आप जानते हो भारत में करोगे तो आईपीसी धर लेगी। आपने सोचा विदेश में जाके करता हूं तो भी आप अपराधी की श्रेणी में आते हो, आप पर आईपीसी लागू होगी। धारा 4 एक बस छोटी सी बात कहती है। धारा 4 3 को तो रिपीट करती है। धारा 4 3 को तो रिपीट करती है, उसमें 2 चीज और जोड़ देती है। धारा 4 पहली बात तो करती है कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति, खास तौर पर कहती है कोई भारतीय व्यक्ति, यहां पर वो किसी के बारे में बात करती है। धारा 4 में कहती है कोई भारतीय व्यक्ति यदि विदेश में कोई अपराध करता है और अपराध करके भारत आ जाता है तो जहां भी उसे पकड़ा जाएगा वहीं उस पर अपराध का मुकदमा चलेगा। विदेश में कोई अपराध करके भारत में लौटा। दूसरी चीज कि भारत में कोई शिप या कोई एरोप्लेन जो भारत में रजिस्टर हो, भी आपको समझाने के मकसद से बता रहा हूं कि भारत का कोई व्यक्ति यदि ऐसे समझ लीजिए, अब दिख रहा है कि भारत का कोई व्यक्ति यदि विदेश में जाकर कोई अपराध, विदेश में कोई अपराध करके वापस लौटता है तो भी उस पर उस अपराध का मुकदमा चलेगा जहां भी उसको धरा जाता है। सेकंड चीज ये कहती है धारा 4 कि कोई भारत में शिप या कोई जहाज पानी का या कोई भारतीय एयरक्राफ्ट जिस पर हमारा झंडा लगा हो, भारत में रजिस्टर है। क्या है? रजिस्टर। और उस पर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो भी उस पर मुकदमा लगेगा। और यदि भारत में किसी कंप्यूटर रिसोर्स को, भारत में स्थित किसी कंप्यूटर रिसोर्स को, किसी कंप्यूटर के संसाधन को दुनिया में कहीं से भी, दुनिया में कहीं से भी नुकसान पहुंचाया जाता है या उससे छेड़खानी की कोशिश की जाती है, छेड़खानी की, तब भी उस पर मुकदमा चलेगा। धारा 3 और 4 में अंतर नहीं है। धारा 3 की बातें धारा 4 में भी रिपीट की गई है, धारा 4 में भी रिपीट की गई है। चलिए चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक केस में एक बच्चा पूछ रहा था कि सर वो जो मेयर हंस जॉर्ज वाला केस था, मेयर हंस जॉर्ज,
उस पर मुकदमा क्यों चलाया गया, जबकि वो तो स्विट्जरलैंड के जहाज में बैठा था। तो बाबू उस पर सिर्फ इस वजह से मुकदमा चलाया गया कि वो भारत की धरती पर था, वो भारत के क्षेत्र में था। और यदि वो भारत के क्षेत्र में एयरपोर्ट पे था, भाई भारत के क्षेत्र में मुंबई एयरपोर्ट पे था, और भारतीय क्षेत्रों में यदि आपने कोई अपराध किया है तो आप पर मुकदमा चलेगा। परविंद्र लोहिया, आपके जैसे हजारों बच्चे, एक बार उस पे देखना जो मैंने नोट्स डाले हैं, आपको पीडीएफ भी देने की कोशिश है। यदि मैं पीडीएफ देने लगा तो मैं अच्छा पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं अच्छा समझाना चाहता हूं। चलिए पीडीएफ भी देंगे, रुकिए। अब आ जाती है बच्चा हमारा अध्याय 6, अध्याय 2 समझिएगा। अध्याय 2 की बात कर लेते हैं। एक चीज बहुत अच्छे से समझते चलिएगा, दिख रहा है ना, है? अध्याय 2 चैप्टर 2, चैप्टर 2 में जो धाराएं हैं, चैप्टर 2 में जो धाराएं हैं वो कहां से कहां तक है, 6 से लेकर 52A तक, 6 से लेकर 52A। और इसका नाम दिया गया जनरल एक्सेप्शंस। क्या नाम दिया गया, जनरल एक्सेप्शंस, अर्थात सामान्य इस एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शन नहीं बच्चा, एक्सप्लेनेशंस, जनरल एक्सप्लेनेशंस या सामान्य स्पष्टीकरण। क्या नाम दिया गया इसे, सामान्य स्पष्टीकरण, सामान्य स्पष्टीकरण। अर्थात यह अध्याय आपको यह बताने की कोशिश करना चाह रहा है कि इस पूरी की पूरी संहिता, इस पूरी की पूरी आईपीसी में जो शब्द लिखे गए उनका मतलब क्या है, जो शब्द लिखे गए उनका मतलब क्या है। जैसे यदि कहीं पर ऑफेंडर या अपराधी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कहीं पर ऑफेंडर या अपराधी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो वो आपको यह बताना चाह रहा है कि इस अध्याय के मुताबिक आप ऐसा समझना कि वो जो अपराधी है वो 7 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं है, 7 या 7 से कम उम्र का बच्चा नहीं है। वो कहना चाह रहा है कि कभी भी 7 या 7 से कम उम्र के बच्चे को अपराधी नहीं माना जाता। इसलिए जहां मैं अपराधी कहूं वो मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा मतलब बाकी के लिए, ना कि किसी 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। मतलब वो आपको कुछ बातों को स्पष्ट कर देना चाहता है कि इसको पढ़ने से पहले आप कुछ बातों को स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए। वो ये आपसे कहना चाह रहा है, किसमें, अध्याय 2 में 6 से लेकर 52 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके बाद में जो 53 स्टार्ट होगी वहां से डंडों के बारे में, वहां से पनिशमेंट के बारे में। किसके बारे में, पनिशमेंट के बारे में। क्लियर है, पनिशमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी धारा 6 क्या देती है, संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाए। कि कुछ, जैसे मैंने कौन सी परिभाषा दी आपको, अभी मैंने आपको एक बच्चे के बारे में बताया कि जहां अपराधी होगा तो अपराधी शब्द के लिए एक अपवाद बता रहे हैं। अपवाद मतलब एक्सेप्शन, कि बच्चे को आप मत समझना। इस बात को मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, संहिता में लिखा हुआ है, इस संहिता में सर्वत्र, अर्थात पूरी संहिता, पूरे कोड की बात कर रहा हूं मैं, एवरीवेयर, थ्रू आउट दिस कोड, अपराध की हर परिभाषा, जो भी अपराध हो, चाहे मर्डर हो, चाहे हाफ मर्डर हो, चोरी हो, डकैती हो, अपराध की हर परिभाषा, हर दंड, कोई भी दंड, दंड का एग्जाम्पल, परिभाषा और दंड का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए। साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा। कि इस परिभाषा में जब भी आप किसी चीज का मीनिंग ढूंढो, अर्थ ढूंढो, तो यह मान लेना, यह जरूर समझ के चलना कि उन अर्थों में कुछ अपवाद भी हो सकते हैं।
अर्थात कुछ चीजों पर वो अपराध, कुछ चीजों पर वो जो परिभाषा है वो लागू नहीं होती। जैसे अपराधी की जो परिभाषा है, जो अपराधी की परिभाषा है वो 7 साल के बच्चे पे लागू नहीं होती। तो ये मान के चलना अध्ययन समझा जाएगा। चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। कहने का मतलब है कि बेशक आगे चलकर मैं हर जगह ना बताऊं कि ये अपवाद है, आप पहले इस बात को समझ लो। ऐसा समझो जैसे अब आप वैष्णो देवी जा रहे हो और ये आपको बता दिया कि भाई ऊंचाई है, चढ़ाई है, तो आपको थकान होगी, प्यास लगेगी, तो जगह जगह मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप पानी की बोतल लेके चलो, पहले लेके चलना। तो ये कहना चाह रहा है कि यहां पे हर एक डेफिनेशन से संबंधित कुछ ना कुछ अपवाद हो सकते हैं, तो उसे अपने दिमाग में लेके चलना कि सब पर वो चीज लागू नहीं होगी। चलिए, क्लियर है। एवरी पेनल प्रोविजन, पेनल का मतलब होता है दंड, एवरी इलिस्ट्रेशन अर्थात एग्जाम्पल हमेशा एक्सेप्शंस के अंदर होगी। ओके, और मैं इन्हें बार बार रिपीट नहीं कहूंगा। ये मैकाले ने बात कही, आगे बढ़ जाते हैं। ये किसमें कही गई है? धारा 6 में बात कही गई है। सबसे पहले धारा 6 में अपवादों की बात कही गई। इसके तहत धारा 6 में किसकी बात कही गई? अब परिभाषाओं में अपवाद की बात पूछेगा वो आपसे। अब आ जाती है धारा 7। धारा 7 क्या कहती है? सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। धारा 7 कहती है एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय। कि भाई देखिए कि यहां मान लो कोई मैंने वाक्यांश लिखा, मैंने कोई एक्सप्रेशन या कोई सेंटेंस लिखा है। लॉर्ड मैकाले कह रहा है कि जहां भी इस संहिता, इस आईपीसी में कोई छोटा सा वाक्यांश लिखा है जिसका स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, जिसका एक्सप्लेनेशन या हमने उसको एग्जाम्पल से समझा रखा है, तो जिस तरह का हमने एग्जाम्पल दिया है उसी तरीके से उस वाक्यांश को पढ़ा जाए, उसी तरीके से उस वाक्यांश का अर्थ निकाला जाए। कहने का मतलब कि भाई अपनी मर्जी से कोई और अर्थ मत निकालना, हमने उसका जैसे अर्थ दे रखा है स्पष्टीकरण के, तो आप उसी स्पष्टीकरण को ध्यान में रखकर अर्थ निकालना जैसा हमने दे रखा है। आगे आपको कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। ये धारा 7 में बात कही जा रही है। धारा 8 स्टार लगा के लिखिए। धारा 6 और 7 आप जो लिखोगे अपनी कॉपी में वो लिखोगे अपवाद। धारा 6 में क्या लिखोगे? अपवाद। धारा 7 में लिखोगे वाक्यांशों का स्पष्टीकरण। वाक्यांशों का स्पष्टीकरण, वाक्यांशों का स्पष्टीकरण, बस ये दोनों लिख लेना। ऐसा एक छोटा सा नोट बना लेना। धारा 6 में अपवाद, धारा 7 में वाक्यांशों का स्पष्टीकरण। धारा 8 में लिंग बताया गया है। धारा 8 में लिंग की परिभाषा दी गई है। उसने कहा है जहां भी मैं ही का इस्तेमाल करूं, अर्थात मैं तो पुल्लिंग वाचक, ये जो ही होता है ये तो पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। ही का मतलब आईपीसी में स्त्रीलिंग भी माना जाए। ही और शी दोनों को बता रहा है। ये फेमिनाइन को भी बता रहा है, ये मस्क्यूलाइन को भी बता रहा है। कहने का मतलब वो कहता है कि जो ही शब्द है, जहां मैंने पुल्लिंग वाचक शब्दों का इस्तेमाल किया है वो हर एक व्यक्ति पर लागू है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल है। अब मैं वहां पे मेल के लिए ही लिख दिया, ऐसे नहीं मैं फीमेल के लिए शी लिखूंगा, ही शी करता रहूंगा। उसने पहले स्पष्ट कर दिया कि ही का मतलब व्यक्ति होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आप क्या लिख दो? लिंग, व्यक्ति चाहे स्त्री चाहे पुरुष, स्त्री पुरुष दोनों का मतलब ही से निकाला जाएगा। दिख रहा ना? विशाल आप देख तो रहे हो कि आपको नोट क्या करना है। क्या हुआ है आपको बता दीजिए, ये समझ में नहीं आ रही चीजें। भाई धारा 6 में लिखा हुआ है कि जो भी आप इसमें पढ़ो उसके साथ कुछ अपवाद जुड़े हो सकते हैं। तो पहले उस मान के चलना कि कुछ अपवाद है। अपवाद मतलब सबसे हटकर कुछ चीज है, जो मैं बताना चाह रहा हूं उससे हटकर है। ये आईपीसी कह रही है।
सातवां कहता है कि जो भी मैंने वाक्यांश दिए उन वाक्यांशों का अर्थ मेरे अकॉर्डिंग निकाला जाए। आठवीं कहती है कि पुरुष, जहां भी पुरुष का इस्तेमाल करूं वहां व्यक्ति के लिए कर रहा हूं मैं, व्यक्ति चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ऐसे नोट्स बनाना नहीं आ रहा आप पे? ये लिखा ऐसे तो लिखना पड़ेगा बेटी। ये मैं लिख के बता तो रहा हूं कि शॉर्ट में ऐसे लिख दो। इंग्लिश वाले एक्सेप्शंस लिख दो, एक्सेप्शंस लिख दो। 7 वाले वाक्यांशों का स्पष्टीकरण अर्थात एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंस लिख सकते हैं आप लोग। क्या हो रहा है इसमें? कितना तो इजी है सब लिखना। कहते बच्चे हो रहे हो यार, पता नहीं कैसे करोगे जॉब। वो कॉपी भरने हो ना, कॉपी भरना चाहता आज का बच्चा, समझना तो चाहता नहीं है कि कोई चीज समझा रहा जा रहा है। धारा 9 क्या बताती है? धारा 9 बताती है, वचन की बात करती है, नंबर की बात करती है, एक वचन, दो वचन। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि जब तक कि कोई संदर्भ ना हो, जब तक कि कोई विरोधी संदर्भ ना हो, कि भाई जहां पर मैंने स्पष्ट रूप से ना लिखा हो, वहां पर जो सिंगुलर मतलब है, जहां पर मैंने सिंगुलर कोई चीज लिखी है, एक वचन में कोई चीज लिखी है, वो दो बहुवचन भी मानी जाएगी, वो बहुवचन भी मानी जाएगी, और जो बहुवचन है वो एक वचन मानी जाएगी। तो ये कहने का मतलब है उसका कि वचन के आधार पर आप कोर्ट में अपना केस मत लिखना कि आईपीसी में वहां पर एक व्यक्ति के बारे में बात कह रखी है। जहां पर एक कहेगा, एक लिखना होगा मैं एक लिख दूंगा, जहां पर दो लिखना होगा मैं दो लिख दूंगा। वो आपको यह बताना चाह रहा है कि एक वचन और बहुवचन, स्त्री और पुरुष, मैंने दोनों में भेदभाव नहीं किया। तो इसमें आप सिर्फ इतना लिख लो कि जो धारा 9 है वो वचन के बारे में है। इंग्लिश वाले नंबर लिख दो, हिंदी वाले वचन लिख दो। एक वचन का मतलब सिंगुलर प्लूरल है, प्लूरल सिंगुलर है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। आईपीसी आपसे यह कहना चाहती है। तो मैं समझ में आएगी थोड़ी देर बाद, रुक जाओ जरा। 10वीं क्या कहती है? 6, 7, 8, 9 हो गई। 10वीं क्या जाती है? 6 में अपवाद, 7 में वाक्यांशों का स्पष्टीकरण, 8 में लिंग, 9 में नंबर। क्योंकि हमारा जो डेसिमल पद्धति होती है, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, हम दशमलव पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, करते नहीं करते हैं? दशमलव पद्धति में जो नंबर होता है वो 9 होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट क्या होता है? 9 होता है। 9 के बाद में फिर उन्हीं में से कोई ना कोई इस्तेमाल करके हम 10, 11, 19, 921, 0 से लेकर 9 तक डिजिट होती है। जो हमारी दशमलव पद्धति होती है इसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट होती है। 9 का मतलब क्या? नंबर। 9 का मतलब क्या? नंबर। अर्थात यदि आपको नंबर वाली धारा याद करनी हो तो आप क्या कर देना? 9। और 9 क्या होता है? 9 से पहले क्या आ जाएगा? 8, जो कि पर्सन के बारे में। अब क्या जाता है कि कहीं पर वो क्या कह रखा है, धारा 10 में मेन और वुमेन की अलग से परिभाषा कही गई है कि जहां पर मैं पुरुष शब्द का इस्तेमाल करूं वो मैं नर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। कि जहां मैं पुरुष शब्द का इस्तेमाल करूं वो किसी भी मेल की बात हो रही है जो कि नर है, चाहे उसकी एज कितनी हो। और जहां भी मैं वुमेन की बात करूं, स्त्री शब्द का इस्तेमाल करूं, वो नारी की बात बताता है। किसकी बात बताता है? नारी की बात बताता है। पुरुष की बात करूं तो पुरुष, और नारी की बात करूं तो नारी। और यदि सिर्फ ही की बात करूं तो उसमें दोनों आ जाते हैं, नारी भी आ जाती है, पुरुष, स्त्री भी आ जाती है और पुरुष भी आ जाता है। वहां पे लिंग की बात है, जेंडर की, और यहां पे लिंग को अलग से परिभाषित कर दिया गया। 10 में क्या कर दिया गया? परिभाषित। आगे आ गया 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कर लीजिए? स्टार लगा के लिख लीजिए, धारा 11, आईपीसी की धारा 11। आप सिर्फ इतना लिखो, आपको इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। समझो, ज्यादा लिखो,
इतना ही। ये व्यक्ति की परिभाषा देता है। आईपीसी की धारा 11 व्यक्ति की परिभाषा देती है। क्या कहती है वो? व्यक्ति के अंदर कौन कौन आएंगे? द वर्ड पर्सन, जो व्यक्ति है उसमें क्या क्या आएगा? कोई कंपनी भी आएगी। क्या आएगी? कोई कंपनी भी व्यक्ति के अंतर्गत आती है। कोई संघ भी व्यक्ति के अंतर्गत आता है। कोई कंपनी, एसोसिएशन या लोगों का कोई एक निकाय, बॉडी ऑफ पर्सन, जैसे पंचायत। पंचायत क्या होती है? लोगों का एक निकाय होती है। जब हम पंचायत कहते हैं तो पंचायत में कई सारे व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति निकाय, चाहे उसे इनकॉर्पोरेट अर्थात उसको रजिस्टर किया गया हो या उसे रजिस्टर नहीं किया गया हो, चाहे रजिस्टर किया गया हो चाहे नहीं किया गया हो। बहुत अच्छे से समझ लेना, यहां पर 3 जो व्यक्ति की परिभाषा है, पर्सन की परिभाषा है, उसके अंदर कंपनी भी आती है, संघ भी आते हैं, संगम बोलते हैं जिसे, व्यक्ति निकाय आते हैं। पर्सन व्यक्ति के अंदर द वर्ड पर्सन इंक्लूड कंपनी, संघ और लोगों का एक निकाय या लोगों की एक बॉडी, जैसे पंचायत। एग्जाम्पल डाल देना, जैसे कि पंचायत। आपको क्या लिखना होगा कि पर्सन के अंदर कंपनी भी आती है, कंपनी को हिंदी में भी लिख दो। पर्सन के अंदर कोई संघ भी आता है, पर्सन के अंदर व्यक्तियों का निकाय भी आता है। निकाय के सामने एग्जाम्पल के तौर पर लिख देना पंचायत, निकाय के सामने एग्जाम्पल के तौर पर पंचायत लिख देना, तो आपको समझ में आ जाएगी। संघ, कंपनी, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, इनकॉर्पोरेटेड हो, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो, आराम से 11 तक याद हो गई। तो मैं यदि फिर भी डर लग रहा है तो कुछ भी नहीं है इसे याद करने में। 6 में क्या जाता है? साधारण अपवाद की बात हो रही है, एक्सेप्शंस की बात हो रही है। 7वें में स्पष्टीकरण की बात हो रही है, वाक्यांश। 8वें में किसकी बात हो रही है? लिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लिंग की बात हो रही है। 9 से नंबर, न से 9। 10 में क्या हो रही है? 10 में महिला और पुरुष की बात हो रही है, महिला और पुरुष शब्द की बात हो रही है। और 11 में व्यक्ति की बात हो रही है, 11 में व्यक्ति की बात हो रही है। इसमें याद करने जैसा है क्या? एक दूसरी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए तो आप मुझसे पढ़ रहे हो। अब फिर आपका तो बोलने का काम है, कमेंट करने का काम है, लिखने का काम तो है नहीं। ये सब किसके अंदर आते हैं? व्यक्ति के अंदर आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्यक्ति के अंदर इनमें से कौन नहीं आता? कंपनी, संघ, व्यक्ति निकाय, या बोल देगा कोई भी एक कुछ चौथा ऐसा आंसर कि जो इन तीनों से अलग हो। तो याद रखिएगा 3 चीजें आती हैं, चौथी चीज नहीं आती। एग्जाम्पल दे सकता है यहां पे कंपनी का या संघ का, जैसे मैंने पंचायत का एग्जाम्पल दिया। 11 के बाद में आ जाती है धारा 12। अभी तक व्यक्तियों की बात हो रही है। जब 11 व्यक्ति जुड़ जाते हैं, भाई धारा 11 में व्यक्तियों की बात हो रही है, और जब 11 व्यक्ति जुड़ जाते हैं तो जनता बनती है। क्या बनती है? जनता बनती है। जनता सी नहीं लगने लगती? ठीक है। पब्लिक का मतलब है किसी भी वर्ग की कोई भी पब्लिक या कोई भी समुदाय। जनता, सामान्य जन का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय, उसे हम पब्लिक कहेंगे। सामान्य सा कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय, हम उसे क्या कहेंगे? पब्लिक कहेंगे। चलिए 12 में पब्लिक की बात हो रही है। 13 में क्वीन की परिभाषा दी गई। क्वीन, हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर 1950 से क्वीन की परिभाषा को रद्द कर दिया। 13 हमारे लिए वैसे भी अशुभ होता है, तो धारा नंबर 13 आईपीसी की धारा 13 को हमने रिपील कर दिया, क्योंकि क्वीन भारत में रही नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, एक रिपब्लिक है। क्या है? गणराज्य है या रिपब्लिक है। 13 हटा दिया, 14 आ जाता है सरकार का सेवक। सरकार का सेवक अर्थात सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार का सेवक, ये किसी भी ऐसे ऑफिसर या ऐसे सरकारी नौकर को बताता है जिसे अपॉइंट किया गया है, जिसे अपने यहां पर रखा गया है भारत सरकार की किसी अधिकार के तहत, अर्थात भारत सरकार ने या सरकार ने किसी अथॉरिटी आदि के तहत, अथॉरिटी होती है ना सरकार को, उस अथॉरिटी से किसी ऑफिसर या किसी और व्यक्ति को अपने यहां पर नियुक्त किया है। सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बनाए गए नियुक्त या नियोजित किसी भी अधिकारी या सेवक को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी नौकरी निकलती हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर निकलती हैं, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यों में राज्यपाल के नाम पर भी निकलती हैं, कि एसएससी जीडी में इतनी भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ऊपर राष्ट्रपति लिखा रहता है। तो राष्ट्रपति को वो शक्ति है कि वो अपना प्रशासन चलाने के लिए अपने सब ऑर्डिनेट, अपने नीचे अधिकारी व्यक्तियों को रख सकता है। उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए यह भर्ती निकाली गई है और उस भर्ती के तहत जितने भी लोग लगेंगे वो क्या कहलाएंगे? सरकार का सेवक। क्या कहलाएंगे? सरकार का सेवक। याद रखिएगा, क्या कहलाएंगे? सरकार का सेवक। 14वें में, 15वें में ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया को भी 1937 में इसे रिपील कर दिया गया था। ब्रिटिश इंडिया जैसी कोई बात नहीं थी। 15 भी हो गया, 13 को रद्द कर दिया, 15 को रद्द कर दिया। 16वें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको भी 1937 में ब्रिटिश इंडिया के साथ रद्द कर दिया। इसे भी ब्रिटिश इंडिया के साथ रद्द कर दिया। 17 गवर्नमेंट, जो धारा 17 वो किसके बारे में बताती है? सरकार के बारे में बताती है। सेक्शन 17 वो सरकार के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में जानकारी देती है? सरकार के बारे में। 17 कई तरीके से याद कर सकते हो। 17 ऐसे लिखते हैं और ऐसे सरकार भी हो सकती है। किसके बारे में बताती है? 7 को कैसे बना सकते हो? सरकार। वैसे कहते हैं ना 17 तरह की सरकार, इस तरह से। तो ये धारा 17 के अंतर्गत आती है। पूछा जाएगा कौन सी चीज में, कौन सी धारा में कौन सी बात लिखी गई है, इसलिए भी कर लीजिए। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। याद रखिएगा, आप सिर्फ गवर्नमेंट लिखना और गवर्नमेंट में ट्रिक लिख लेना। ऐसे ही गवर्नमेंट का मतलब चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों उसके अंदर आती है। गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल भी आती है और स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। फिर से सुन लीजिए, गवर्नमेंट का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए होता है। जहां पे भी आपको आईपीसी में सरकार आए वो केंद्र और राज्य दोनों के लिए मानी जाएगी। क्या आ गया? धारा 17 आ गई। क्या आ गई? धारा 17। 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 18 धारा 18 में भारत की परिभाषा दी हुई है। क्या कह रखी है? परिभाषा। और भारत के लिए क्या कह रखा है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत की जितना भी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र वही 12 नॉटिकल मील और जितना ये अपना है, जितना एरिया अपना है, वो सारा का सारा राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगी। संपूर्ण भारत। 18 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 18 की। 19 जज की बात हो रही है कि न्यायाधीश कौन है। आईपीसी के तहत न्यायाधीश कौन है, जजों की बात हो रही है। तो न्यायाधीश ने केवल हर ऐसे व्यक्ति
का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश हो, अर्थात जिसका पद ही न्यायाधीश हो, जिसको डेजिग्नेट किया गया हो जज के तौर पर। जैसे कह नहीं जाता कि आप सेशन जज हैं, आप मजिस्ट्रेट जज हैं, आप जिला जज हैं, तो आपको पहले ही नाम में ही ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जज की जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सिविल या आपराधिक मामले में, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सिविल या आपराधिक मामले में अंतिम निर्णय लेता हो या ऐसा निर्णय लेता हो जो जिसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए। भाई जज कोई भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फैसला लेता है, या तो फैसले को एक्सेप्ट कर लेते हो या फैसले को क्या करते हो, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हो। तो किसी भी कानूनी कार्यवाही में, चाहे वो सिविल हो या आपराधिक, अंतिम निर्णय लेने का जो वो है, ऐसा निर्णय जो व्यक्ति दे उसे ही जज कहा जाएगा। अर्थात ये कह दे कि भाई मेरा निर्णय या तो फाइनल है, यदि आप उसके विरुद्ध अपील नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, वो न्यायाधीश माना जाएगा। व्यक्ति क्या माना जाएगा, न्यायाधीश व्यक्ति माना जाएगा। अब जैसे कोई एक इसमें एग्जांपल है, जिसमें कोई एग्जांपल है, ट्रिब्यूनल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल तो आप समझते हो, ट्रिब्यूनल होते हैं कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर ना काट के आप ट्रिब्यूनल में अपनी मतलब जो परेशानी है उसे फिल कर दीजिए। तो ट्रिब्यूनल भी वही कहता है कि कोई भी ट्रिब्यूनल, उसके जो व्यक्ति होते हैं वो भी विधि द्वारा सशक्त हैं, वो विधि द्वारा सशक्त हैं, तो वो भी बच्चा जज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जज कहलाते हैं, जज कहलाते हैं। आगे आ जाता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस तो 19-20 जजों के बारे में। धारा 20 न्यायालय की बात करते हैं। न्यायालय, न्याय का आलय, न्याय का घर। आलय क्या होता है, घर। तो न्याय का घर उस न्यायाधीश के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसे जुडिशरी या न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकास का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। अब समझिए, जो भी लोग फैसला करते हैं, जो भी लोग साथ मिलकर फैसला करते हैं, अकेला फैसला करते हैं, उन सबको, और यदि ऐसा फैसला करने के लिए उन्हें मंजूरी दी गई है या वो लीगल तरीके से उसको कर रहे हैं, तब उसे क्या माना जाता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाता है। क्या माना जाता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस। अर्थात न्यायालय वह स्थान होता है जहां से जज फैसले सुनाते हैं, जहां से जज फैसले या ट्रायल करते हैं। क्या करते हैं, ट्रायल, फैसले या ट्रायल करते हैं कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। डिनोट जस्टिस, डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, जिसे कानूनी एक सुरक्षा मिली हुई है, टू एक्ट जुडिशली, कि वो चाहे तो न्यायिक व्यवस्था को बिना किसी इंटरफेरेंस के चला सकता है। अब बात आता है कि बॉडी ऑफ जजेस, जिन्होंने आईपीसी को हटाकर एक अलग से लॉ बनाने की बात, अलग से कानून बनाने की बात मोदी जी से की। ठीक है भैया, चलिए। पब्लिक
सर्वेंट, पब्लिक, अरे यार एक सेकंड रुकना। जा ही नहीं रहा। चलिए, एक्चुअल में लिखने वाले समझ में नहीं आ रहे थे कहां है। ओके, क्या कहा गया? सबसे पहले यदि कोर्ट ऑफ न्यायालय को आपको समझ में ना आया हो तो न्यायालय को दोबारा समझ लो। न्यायालय कोई भी वो जगह है कि जिसे न्यायिक के कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया हो, जैसे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जो गांव की पंचायत है, जो गांव की पंचायत है वो भी क्या होती है? एक न्यायालय की तरह भूमिका निभा सकती है यदि उसे किसी कानून द्वारा ऐसा करने की शक्ति प्राप्त हो। और उस पंचायत का हर एक व्यक्ति, वो पंचायत कहलाएगी न्यायालय, और जो पंचायत का व्यक्ति होगा कोर्ट तो कहलाएगा न्यायालय, और जो व्यक्ति होंगे वो कहलाएंगे जज, वो कहलाएंगे जज, वो कहलाएंगे जज। चलिए, अब आ जाता है पब्लिक सर्वेंट। क्या जाता है? पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक। लोक सेवक, इसमें कई तरीके से डिफाइन किया गया है लोक सेवक। पहला क्या किया गया है लोक सेवक को? कि वो सेना का, नौसेना या वायुसेना का कमीशन प्राप्त अधिकारी हो। क्या हो? कमीशन प्राप्त अधिकारी। न्यायाधीश को भी पब्लिक सर्वेंट बता रखा है। पब्लिक सर्वेंट, न्यायालय के हर अधिकारी को लोक सेवक बता रखा है। क्या बता रखा है? लोक सेवक बता रखा है। हर एक जूरी सदस्य या पंचायत का सदस्य यह भी पब्लिक सर्वेंट है। हर एक मीडिएटर, हर एक मध्यस्थ, आर्बिट्रर जिसे न्यायालय ने नियुक्त किया है वो भी क्या है? एक लोक सेवक है। क्या है बच्चा? एक लोक सेवक है। इसमें लोक सेवक की बात हो रही है। ऐसा व्यक्ति जो किसी को कारावास में रखने के लिए सशक्त हो वो भी लोक सेवक है। सरकार का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वे अपराधों का निवारण करे, सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा की संरक्षा। अर्थात सरकारी डॉक्टर, पुलिस वाले सब क्या होते हैं? सरकारी कर्मचारी होते हैं। इसलिए तो हम नौकरी कर रहे हैं, इसलिए तो हम लोग फॉर्म भर रहे हैं लोक सेवक बनने के लिए। हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे। आपने देखा होगा जो कुड़की उड़की होती है या जिस पर सरकार का बैंक, सरकारी बैंक का पैसा होता है, वो कुर्की की संपत्ति को अपने पास रखता है और जब तक उसका मूल्यांकन या वो किसी के हाथों ना पिछ जाए तब तक जो वो उसे ऊपर से आदेश आएगा उसी के आधार पर कार्यवाही होगी। ठीक है भैया? चलिए, वह ऐसा अधिकारी कि जो गांव, शहर या जिले में किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे। जैसे कोई हाईवे वगैरह बनाया जाना है तो वहां की कुछ जमीन को अपने अंडर ले लेना, व्यय करे, सर्वेक्षण करे, मूल्यांकन करे, और यदि किसी को कोई जुर्म कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति देनी है तो वो भी करे।
या किसी के अधिकारों के सुनिश्चित करने के लिए जो लोक सेवक होते हैं वो दस्तावेज बनाएं, अधिप्रमाणीकृत करें या रखें। एक्चुअल में आप जाते हो ना कि नोटरी से साइन करा लाओ, जज से साइन करा लाओ, जज की फर्जी मोहर बनवा लेते हैं। तो लोक सेवक ऐसा अधिकारी होता है जो अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कोई दस्तावेज बनाए। चलिए, ये थोड़ी सी ऐसी परिभाषाएं जिनमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। या कोई ऐसा पद धारित किया हो जिसके आधार पर निर्वाचक नामावली अर्थात कौन कौन वोट करेंगे उसकी सूची तैयार करने में हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण किए हो जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करने अर्थात इलेक्शन कमीशन के जो हमारा चुनाव आयोग है इसके अधिकारी, ये भी इसी श्रेणी में। आगे कह रखा है हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में हो, सरकार के साथ काम कर रहा हो या सरकार से वेतन ले रहा हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक, कि काम तो कर रहा है लेकिन फुल टाइम नहीं है, काम तो कर रहा है लेकिन फुल टाइम नहीं है, बस पारिश्रमिक मिलता है। स्थानीय प्राधिकारी अथवा केंद्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या निगम की अध्यक्षता कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 1 और धारा 600 ये गलत है। सरकारी कंपनी की सेवा मतलब यदि आप किसी सरकारी कंपनी में सरकार से कोई भी पैसा लेते तो आप वेतन में पाए जाओगे। किस में पाए जाओगे? वेतन में पाए जाओगे। वेतन। अब आ जाती है चल संपत्ति। यार रटने वाले में भी क्या बताऊं बच्चा आपको, चल संपत्ति की बात। किसकी बात आ जाती है? चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। चल संपत्ति यह आशा करती है सारी की सारी मूर्त संपत्ति, लेकिन भूमि और वो चीज जो भू से बंधी हो, जमीन से बंधी हो, स्थायी रूप से जकड़ी हो, इस धारा के अंतर्गत नहीं आती। इस धारा के अंतर्गत नहीं आती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन, सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ, रॉन्गफुल गेन। सदोष अभिलाभ का मतलब है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार नहीं है। जैसे सदोष अभिलाभ, मुझे पेपर देना है, मैंने पेपर ओ से दिलाया और ओ पी मुझे पेमेंट कर रहा है, मैं एम को, एम मुझे। अब मान लो हमें पेमेंट किसको करना है? ओ को करना है। अब बीच में कोई आर नाम का व्यक्ति आ जाता है, उसे गलती से पेमेंट चला गया तो वो वैध है, उसके लिए पेमेंट लेना गलत नहीं है, गलती वो हमारी है, तो वैध रूप से उसकी हत्या का हकदार नहीं हो, इसे सदोष हानि कहते। क्या कहते हैं? सदोष हानि। सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसे हानि को उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से इसका हकदार हो। आपने क्या किया समझना कि आपने अपने घर में 1 करोड़ के नोट छुपा रखे हैं। क्या छुपा रखे हैं? 1 करोड़ के पुराने नोट। अब यदि ये बदले जाते उसे 1 करोड़ का फायदा होता, परंतु किसी ने 10 लाख रुपए में खरीद लिए। अब जिसने 10 लाख रुपए में खरीदे वो जाता है टॉप रैंकर टाइप। मैं क्या कह रहा हूं? सदोष अभिलाभ। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि मान लेता हूं इसमें कि ये जो ओ वाला व्यक्ति था ये वैध था, अर्थात ये लीगल था, ये इसको मिलना चाहिए था, लेकिन ओ ना मिलके वो किसी और को मिल गया। वो किसको मिल गया? किसी और को मिल गया। वो किसी और को मिल गया।
मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सदोष अभिलाभ का मतलब था कि जैसे अभिलाभ जिसे मिलना था उसे ना मिलकर कोई और ने लाभ कमा लिया। जैसे किसी चीज का एम वैध हकदार था, जो एम है किसी चीज का लीगल हकदार था, कोई जमीन मान लेते हैं, प्रॉपर्टी मान लेते हैं, वो एम को मिलनी थी, लेकिन उसे गलती से कागज वगैरह बनवाकर उसे पी ने ले लिया। किसने ले लिया? पी ने। तो पी सदोष अभिलाभ का दोषी है। पी सदोष अभिलाभ का दोषी है। पी जो है वो सदोष अभिलाभ का दोषी है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ गलत कागज आदि बनवाकर कुछ ना कुछ इलीगल साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति को प्राप्त किया है। उसने कुछ ना कुछ इलीगल साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति को प्राप्त किया है। यार ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा। तो पी को तो हो गया सदोष अभिलाभ, इससे आपने संपत्ति ले ली, इससे हो गई सदोष हानि, इससे क्या हो गई? सदोष हानि। चलो ठीक है, यहां तक मान लेते, भूल गए, हमें कुछ नहीं आता। हम फिर से एक बार इसको तेज तेज रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि अभी कितनी सारी चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं। तुरंत तुरंत लिखना शुरू करो, तुरंत तुरंत 6 से लिखना शुरू करो, 6 से लिखना शुरू करो, ठीक है? 6 से लिखना शुरू करो कमेंट्स में। मेरे दिमाग में कुछ क्या हुआ, मेरा भगवान ही मालिक है। धारा 6 में सबसे पहले आपको अपराध दे रखे हैं, सबसे पहले आपको अपवाद दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अपवाद। ऐसे एक्सेप्शन कि जो परिभाषा से हटकर हैं, जिस चीज की परिभाषा दी गई है उसमें थोड़े से हटकर हैं, उससे थोड़े से हटकर हैं। धारा 6 में अभी समझ में आएगा सारा, ऐसे कैसे नहीं आएगा। धारा 7 में स्पष्टीकरण बता रखा है कि जो भी वाक्यांश मैंने लिखा है वो क्या है, उसका स्पष्टीकरण। ऊपर बढ़ोगे तो धारा 8 में लिंग की परिभाषा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए उसने ही शब्द का इस्तेमाल किया है, वो ये बताना चाहता है। 6, 7, 8 अब कुछ याद होंगे। यदि 9 की बात करें तो 9 एकवचन और बहुवचन दोनों का मतलब एक ही होगा। वो नंबर की बात करता है, वो वचन की बात करता है। किसकी बात करता है? वचन की बात करता है। किसकी बात करता है? 9 में वचन की बात करता है, 8 में लिंग, 9 में वचन। 10 पर वो स्त्री और पुरुष की बात करता है, 10 में पुरुष और स्त्री की बात करता है। 11 में वो व्यक्ति की बात करता है, 10 में स्त्री पुरुष, 11 में वो व्यक्ति की बात करता है। किसकी बात करता है? व्यक्ति। और व्यक्ति की डेफिनेशन में वो कंपनी को भी रखता है, एसोसिएशन को भी रखता है, और यदि कोई व्यक्ति है बहुत सारे जैसे पंचायत, उन्हें भी रखता है। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो 12 में वो पब्लिक की बात करता है। किसकी बात करता है? पब्लिक की, जन सामान्य। पब्लिक में वो सभी समुदाय, जनता की बात करता है। 13 में क्वीन की परिभाषा। अब यहां तक एक ग्रुप में याद करो, 6 से 13 कि भाई 6 में अपवाद, एक्सेप्शन, 7 में स्पष्टीकरण, 8 में जेंडर या लिंग, 9 में वचन। इसे ऐसे कह के बाद लिखोगे तब याद होगा, याद तो करनी पड़ेगी। 10 में महिला पुरुष की बात हो रही है, महिला पुरुष की बात हो रही है, पुरुष नर और महिला नारी। 11 में व्यक्ति की बात हो रही है, और 12 में पब्लिक की बात हो रही है, जनता की बात हो रही है, और 13वें को रद्द कर दिया। फिर एक बार लिखना, 6 में अपवाद, 7 में स्पष्टीकरण, 8 में लिंग, 9 में वचन, 10 में महिला पुरुष की परिभाषा, 11 में व्यक्ति की परिभाषा, और 12 में जनता की परिभाषा। और व्यक्ति में क्या क्या दिया हुआ? व्यक्ति में कोई कंपनी भी आती है, कोई संघ भी आता है, एसोसिएशन भी आती है, और तीसरी निकाय, व्यक्तियों का निकाय या बॉडी ऑफ पर्सन भी आती है।
फिर लिखना तीसरी बार, फिर चौथी बार, पांचवी बार। कैसे याद नहीं होंगे? सिर्फ परिभाषा दे रखी है, इसमें ऐसे थोड़ी ना कुछ अलग चीज दे रखी हो। 13वीं अलग हो गई। 14वीं, सरकार का सेवक। सरकार का सेवक, सरकार का सेवक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार ने नियुक्त किया हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार ने नियुक्त किया हो, चाहे वो कोई टीचर है, चाहे वो कोई अधिकारी है, कोई भी, वो सरकार का सेवक है। 14 में, 14 से सरकार का सेवक शुरू हो गया। जब 15 पे पहुंचोगे तो ब्रिटिश इंडिया खत्म। 14 याद करना, 14 मतलब सरकार का सेवक। 15 में यह भी खत्म हो गया, 15 भी खत्म और 16 भी खत्म। 15 16 खत्म। अभी तक कौन कौन से खत्म हो गए? 13 तो क्वीन, 15 और 16 ये तीनों खत्म हो गए। सिर्फ 14वां है सरकार का सेवक। सरकार का सेवक। अब आ जाता है 17। 17 में आ जाती है सरकार, और सरकार की परिभाषा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आ जाती हैं। तो 14 में तो सरकार का सेवक और 17 में हो जाती है सरकार। 18 में आ जाता है भारत। 18 में क्या जाता है? भारत। 18 में क्या जाता है? भारत। जम्मू कश्मीर को हटाकर, और 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर को भी भारत में माना है। इसमें मतलब आईपीसी के अंतर्गत माना है भारत के क्षेत्र में। 19 जज की परिभाषा। क्या किया गया है? 19 में जज। फिर से याद कर लो भाई। 14 में मुझसे कहा गया सरकार का सेवक, 15 16 रद्द कर दिए गए। 17 में सरकार की परिभाषा दी गई, सरकार की परिभाषा दी गई। 18 में मेरे भारत की परिभाषा दी गई। 18 में भारत की, भारत के क्षेत्र के बारे में। और 19 में न्यायाधीश। न्यायाधीश हर वो व्यक्ति जो कोई भी कानूनी कार्यवाही, कोई भी कानूनी कार्यवाही हो उसमें फैसला दे सकता है, चाहे उसका फैसला अंतिम हो, चाहे उसके फैसले के खिलाफ आप अपील कर लो। तो 19 में क्या कहा गया? जज कहा गया। और जज कहां रहता है? कोर्ट में रहता है। जज कहां रहता है? कोर्ट में। तो न्यायालय। न्यायालय कोई भी एक ऐसी चीज है जो न्याय के लिए बनी है, न्याय देने के लिए बनी है, फैसला देने के लिए। हो सकती है उसमें एक न्यायाधीश हो, और हो सकती है उसमें एक से ज्यादा। जैसे कभी कभी कई बेंच बैठती हैं, 2 या 3 न्यायाधीश एक साथ मिलकर फैसला करते हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जैसे संविधान के आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट, आगे जाके हाई कोर्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि न्यायालय की परिभाषा आईपीसी में 20 धारा 20 के अंतर्गत है, जज की 19 के अंतर। अब क्या किया हमने? 13वां तो रद्द हो गया था। 14 से लेकर 20 का एक ग्रुप और बताया। 14 से लेकर 20 का ग्रुप एक और बनाया। 14 में सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का सेवक। 15 16 रद्द। 17 में सरकार। 18 में भारत। 19 में जज, और 20 में जज का न्यायालय। जज कहां रहता है? न्यायालय में। 20 को हमने एक जैसा माना। हो गया। अब आ जाते हैं हम 21। 21 में लोक सेवक। इतना समझ लो, वो हर एक व्यक्ति लोक सेवक है जो सरकार से, इतना लिख देना लोक सेवक की परिभाषा में, लोक सेवक जो सरकार से तनख्वाह प्राप्त करता है, जो सरकार से तनख्वाह प्राप्त करता है। खत्म बात। जो सरकार से सैलरी लेता है, कोई भी कार्य करने के लिए सरकार उसे सैलरी देती है, वो सरकारी सेवक है। परंतु याद रखिएगा, सैलरी और मानदेय, सैलरी और जैसे नरेगा है, नरेगा, तो नरेगा में वो सैलरी नहीं है जो भी रोजगार के तौर पर दिया जाता है, वो सैलरी नहीं है। सरकार जिसे तनख्वाह देती है, उसे हायर करती है, नियुक्त करती है, वो लोक सेवक हो जाता है। वो किस में दे रखा है? 21 में दे रखा है। कौन सी धारा में दे रखा है? 21 में।
इसमें हालांकि बहुत सारे बता रखे हैं, वायुसेना आदि का अधिकारी, जूरी का सदस्य, न्यायालय, न्यायाधीश, दस्तावेज, धन से संबंधित किसी चीज को रखे, सर्वेक्षण करे, या निर्वाचन इलेक्शन कमीशन की बात कह रखी है कि हर एक व्यक्ति जो सरकार की सेवा में हो या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन, जैसे जो लोग आपका आधार कार्ड बना रहे हैं, आधार कार्ड बनाने वाले, वो भी तो सरकार से कमीशन लेते हैं। स्टार लगा के लिख लो कि जो आधार कार्ड बनाते हैं, जो आधार कार्ड बनाते हैं, तो आधार कार्ड भी तो फीस लेते हैं, सरकार से कमीशन लेते हैं। वो भी क्या होता है? लोक सेवक होता है। क्या होता है भैया? लोक सेवक। समझ रहे हैं? इसी तरह कोई ओएनजीसी सरकारी कंपनी है, भारत पेट्रोलियम, इनके जो अधिकारी होते हैं वो भी लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं, वो भी लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। तो 21 में आ जाता है लोक सेवक। अब जितना याद किया उतना याद कर लो फिर से। 14 नंबर पर क्या है? 14 नंबर पर है बच्चा सरकार का सेवक। 14 नंबर पर क्या है? धारा 14 में सरकार का सेवक, सरकार का सेवक। 15-16 क्या होगी? रद्द हो गई। 17 में क्या कह रखी है? सरकार की बात कह रखी है, सरकार की बात। 18 में क्या कह रखा है? भारत की परिभाषा दे रखी है। 19 में जज की परिभाषा दे रखी है। 20 में न्यायालय की परिभाषा दे रखी है। ऐसी 2-3 बार लिखोगे हो गए याद, 10 बार लिखोगे हो गए याद। न्यायालय की परिभाषा दे रखी है। जबकि 21 में लोक सेवक की परिभाषा दे रखी है। न्यायालय में जो रहते हैं वो लोक सेवक ही तो होते हैं। लोक सेवक की परिभाषा दे रखी है। हो गए 20 याद, 21 याद हो गए ना लोक सेवक तक। आगे 22 की चल संपत्ति। चल संपत्ति ऐसी संपत्ति जो स्थायी रूप से जकड़ी हुई ना हो, जैसे आपके पैसे, आपकी गाड़ी, ये सब आपकी चल संपत्ति है। जबकि जो अचल संपत्ति होती है वो जमीन, प्रॉपर्टी, आपकी बिल्डिंग, ये चल नहीं सकती। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। 21 तक एक जगह याद कर लो, 22 से फिर याद करना, 22 से फिर याद करना। 22 क्या होगी? चल। और अब आ जाता है 23 सदोष लाभ। 100% पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। सदोष लाभ का मतलब है कि आपने दोषी होते हुए, आपको पता है कि मैं दोषी तरीके से लाभ, अर्थात दोष सहित लाभ कमा रहे हो, तो क्या कहला जाएगा उसका? सदोष लाभ। जैसे कोई प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी एक्स व्यक्ति की थी, लीगल तौर पर, वैध तौर पर वो एक्स की प्रॉपर्टी थी, परंतु वाई उसे जाली कागज बनाकर हथिया लेता है, तो दोष है उसका और लाभ कमा रहा है, वो सदोष अभिलाभ का दोषी है। रॉन्गफुल गेन, मेरी बात समझ रहे हैं? रॉन्गफुल गेन अवैध तरीकों से लाभ कमाना, अवैध तरीकों से किसी का हिस्सा। गेन बाय रॉन्गफुल मीन्स भी कह सकते हो। रॉन्गफुल मीन्स जैसे किसी के बैंक खाते से जाली हस्ताक्षर करके उसका पैसा निकाल लेना, तो जिसने पैसा निकाला जाली हस्ताक्षर करके वो सदोष लाभ या रॉन्गफुल गेन का दोषी है। जबकि बेचारे को हानि उठानी पड़ी एक्स को, इसका कोई दोष भी नहीं था, इसको हानि उठानी पड़ी, तो 23 में क्या जाता है? सदोष लाभ आ जाता है। और 24 में क्या जाती है? डिसऑनेस्टी, अर्थात बेईमानी करना। बेईमानी, तो बेईमानी तो आपको पता ही है, बेईमानी तो आपको पता ही है, किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचना या दूसरे को गलत तरीके से हानि। भाई एक को तो हानि पहुंचेगी, दूसरे को लाभ, तो क्या हो जाएगी? डिसऑनेस्टी हो जाएगी। अब कैसे याद करोगे कि भाई 22 में चल संपत्ति की बात हो रही है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूं। 23 में रॉन्गफुल गेन
या सदोष लाभ की बात हो रही है, और 24 में बेईमानी की बात हो रही है, और लास्ट याद कर लो 25 कपट पूर्व फ्रॉड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्रॉड की। कपट पूर्व, कपट, फ्रॉड, धोखाधड़ी। अब मैं आपको एक एक करते चलता हूं। अब 1 से याद करना शुरू करो, फटाफट भरना शुरू करो। 1 से 5 तक बताओ, 6 से 25 तक ऐसे याद करा दूंगा। रोते रहते हो याद करूं क्या लिखूं? अरे सिर्फ हेडिंग लिख लो, और उससे संबंधित जैसे आधार कार्ड वगैरह में कुछ बताता हूं, इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। लिखो, धारा पहली नाम और प्रवर्तन का विस्तार बताती है, कहां कहां लागू है। धारा 2 भारत में किए गए, भारत क्षेत्र में किए गए अपराधों का दंड, अपराधों के बारे में बताती है कि यदि कोई भारत में अपराध करेगा तो आईपीसी के तहत दोषी होगा। तीसरा, भारत से परे ऐसे अपराध जो आईपीसी के तहत दंडित थे, भारत में ना करके कहीं और करके आए और भारतीय नागरिक थे, सोचा कुछ नहीं होगा, लेकिन पकड़ा जाएगा आपको। धारा 4 भी इसी बात को कहती है कि आप विदेश में कोई कांड करके आए हो तो आप दोषी ठहराए जाओगे, या आपने भारत के किसी शिप या एयरक्राफ्ट पे कोई कार्य किया है, या आपने भारत में स्थित किसी कंप्यूटर को अपना शिकार बनाया है। पांचवा, जो स्पेशल कानून होते हैं आर्मी नेवी आदि पर, उन पर आईपीसी का कोई असर नहीं होगा, कुछ चीजों को छोड़कर। 5 हो गए। अध्याय 1, धारा 6 से अध्याय 2 शुरू हो गया। अध्याय 6, इसमें एक्सेप्शंस वाली बात कही गई है। 7वें में स्पष्टीकरण दिए गए आपको, वाक्यांश का, सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन। 8वें में किसकी बात कही गई है? जेंडर की बात की गई है। 9 से नंबर, और 9 ही संख्या होती है, नंबर की बात कही गई है। 10वें में स्त्री और पुरुष की बात कही गई है, स्त्री और पुरुष की बात कही गई है। तुम ऐसे मत समझना मुझे याद नहीं होते, मुझे सब याद है, थोड़ा बहुत, वो तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं, क्या कि लगातार क्लास, और मुझे नींद आ गई थी तब, सही बताऊं तो 11वां, उसलिए कुछ भी बोलना लगा था। कुछ भी, जैसे कोई मेरे साथ कुछ हानि वगैरह कर देता, वो नींद में याद आता है कि उसको, उसने मेरे साथ ऐसे हानि किया, सदोष अभिलाभ। 11वां व्यक्ति के बारे में बताता है। 11वां किसके बारे में बताता है? व्यक्ति के बारे में बताता है। भाई 11वां किसके बारे में बताता है? व्यक्ति के बारे में बताता है। 12वां जनता के बारे में बताता है, पब्लिक के बारे में। 13वां क्वीन रद्द कर दिया। 14वां सरकार का सेवक, सरकार का सेवक। 15वां 16वां रद्द कर दिया। 14वां सरकार का सेवक। 15वां 16वां रद्द कर दिया। 17 सरकार के बारे में। 18 मेरा भारत महान के बारे में। 19 जो फैसला देता है जज, जहां जिस घर में बैठ के फैसला देता है, न्यायालय। 21 नंबर पे आ जाते हैं। 21 में क्या था? न्यायालय के बाद में 21 का तुम बताओ, मैं 22 पे आ जाता हूं। 21 का आप लोग बताइए। 22 में आ जाती है चल संपत्ति। 23 में आ जाती है सदोष लाभ। 24 में आ जाती है डिसऑनेस्टी। 25 में आ जाती है फ्रॉड, कपट, इसमें बेईमानी, यहां पे रॉन्गफुल गेन, यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी। 25 याद करा दी। अब जान लोगे मेरी, 10-20 बार जब कोई लिखता है कभी गलत नहीं होता, बट आप लोग पता नहीं लिखना क्यों नहीं चाहते। 21 बताओ, मैं भूल गया। 21 बताइए। 21 इसका चार्जर लगाओ तो बीत गया। बहुत अच्छे। भारत जज सरकार, भारत जज न्यायालय। एक चीज रहेगी विवेक, याद कर याद कर याद कर याद कर। भारत था, न्यायालय था, और यहां पे कुछ था, यहां पर कुछ था 22 चल अचल संपत्ति, 23 सदोष, 24 डिसऑनेस्टी, 25 फ्रॉड। जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। 21 आज कुछ भी अब समझ में आ गया होगा। अब मत कहो कि समझ में नहीं आया। पता नहीं तुम्हें समझ में क्यों नहीं आया। बाबू एक एक धारा में किसके बारे में बात कही गई है वो बताया गया है।
एक एक धारा में। पांव, लोक सेवक, बहुत इंपॉर्टेंट, लोक सेवक हो गया याद। अब क्या चाहिए तुम्हें? इसमें समझने जैसा क्या था एक बार बताओ। इसमें सिर्फ यह बताया गया है कि किस धारा में किसके बारे में बात हो रही है, कौन सी धारा किससे संबंधित है, कौन सी धारा किससे संबंधित है, कौन सी धारा किससे संबंधित है। और यह क्वेश्चन आता है कौन सी धारा किससे संबंधित है, विच सेक्शन इज रिलेटेड टू विच थिंग। भाई यहां पे धारा जैसे कि सर धारा 10 स्त्री और पुरुष की परिभाषा से संबंधित है, धारा 11 व्यक्ति के बारे में बताती है, पर्सन की परिभाषा, जिसमें कंपनी भी आती है, एसोसिएशन भी आती है, बॉडी ऑफ पर्सन भी आती है। बाबू ये कौन सी धारा किससे संबंधित है, ये हमने 6 से लेकर 25 तक पढ़ी है, ये पेपर में आती है। जैसे 23 आ जाएगा डायरेक्ट सदोष लाभ, 22 आ जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी, 21 आ जाएगा लोक सेवक, डिसऑनेस्टी, फ्रॉड। ऐसे आपको याद करनी है मेरे दोस्त। इसमें एलसीएम नहीं है कि एलसीएम कैसे लिया मैं कैसे समझाऊं, ये तो मैं आपको बस बता सकता था। मैंने कोशिश की 25 धारा याद कराने की, ऐसे 10-10 20-20 बार याद करोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो 25 धारा, और तुम अपने साथी से किसी से पूछ लेना 1-2 धारा याद होंगी, तुम्हें कम से कम 25 धारा तो याद है। इसी तरह कल बाकी बची 25, फिर कितनी जल्दी जल्दी याद होंगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। 511 में से 300 से 400 धारा याद करानी है मुझे, क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि भैया मुझे तो एक एक नंबर फुल नंबर चाहिए, मैं एक भी नंबर कटना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए इनको लिखो बार बार, तब जाके होगा ये। अब हो गया ना, हो गया क्लियर। उस समय मुझे नींद आ गई थी हल्की सी, मैं भी इंसान हूं ना, फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। चलिए फिर 41 तो हो गई क्लास में उसमें। अब वो क्लास को हिंदी को 3 बजे शुरू करते हैं, ठीक है? हिंदी की क्लास को 3 बजे कर दो बेटा उसका टाइम। खाना खा लूं थोड़ा सा, फिर आता हूं एकदम मूड फ्रेश करके। तब तक आप लोग 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक 10 बार लिखो, तुरंत लिखो। और सब लोग मुझे अगली क्लास में बताना कि अभी याद हुई है नहीं हुई है। तुम लोग करते नहीं हो, तुम्हें डंडी लेके तुम्हारे सामने खड़े होकर कराऊंगा। 1 से लेकर 25 धारा तक 10 बार लिखो, और हिंदी में पूछूंगा किसने लिखी है क्लास में अगली में। 10 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए मिलते हैं, जरूर लिखना इन्हें, ठीक है बच्चा? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।